जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस्ड हैं। तो जो भी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आज हम उनको कवर करेंगे और एक ही लेक्चर में हम सारे न्यूमेरिकल कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट सम है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ। क्या दिया हमें? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इज गिवन। ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट। तो साइमल्टेनियसली हम लोग गिवन पार्ट लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा में हम लोग यहां लिख देंगे ईएमएफ। ईएमएफ दैट इज ई is equals to 12 volt, right? If the internal resistance of a battery is 0.4 ohm, कौन सा रेसिस्टेंस है ये? इंटरनल रेसिस्टेंस। सो इंटरनल रेसिस्टेंस, internal resistance which is represented by capital small r which is 0.4 ohm. What is the maximum current that can be drawn from the battery? तो करंट के लिए अब देखिए हमें क्या दिया है? ईएमएफ एंड रेसिस्टेंस इज गिवन। तो ओम्स लॉ ऑलरेडी हमें पता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ पे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के जगह ईएमएफ है, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर। सो दिस फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए करंट। तो करंट I विल बी E by R, right? E by small r, not capital R. It is small r because हमने internal resistance क्या लिखा है? Small r. तो we can write, since I is equals to E by R, so I, that is the I max, also we can write maximum current. यहाँ पे ध्यान रहे कि पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ है, बिकॉज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज नॉट गिवन टू अस। अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमें दिया होता तो हम इसको चेंज करते। तो E बाई आर, सो I इज इक्वल्स टू E इज 12 बाई R इज 0.4। सो आप क्या करिए, 10 का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर दीजिए, ये 120 आ गया और दिस बिकम 4, 4 3 जा 30 ओम। सो दिस बिकम 30 एम्पियर। करंट फाइंड आउट करना है ना, तो फाइनल आंसर इज I इज इक्वल्स टू 30 एम्पियर। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। आई होप समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम क्या है हमारा? नेक्स्ट सम वी हैव अ बैटरी ऑफ ईएमएफ। वापस क्या दिया है? ईएमएफ ऑफ अ सेल। सो गिवन पार्ट हम लिख दें, गिवन ईएमएफ। EMF is given, E is equals to 10 volt, and the internal resistance को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल r से। सो internal resistance is small r is 0 point, it is 3 ohm. Internal resistance is 3 ohm, is connected to a resistor if the current in the circuit is, I, current को किससे represent करते हैं? I से। So current in the circuit I is equals to 0.5 ampere. What is the resistance of the resistor? Mean to say external resistance is to be find out, और हमें पता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, मैं पूरा लिख देता हूं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस which is represented by capital R is given by that is to be find out, right? What is the terminal voltage? दो चीज पूछा है कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या है एंड टर्मिनल वोल्टेज क्या है। टर्मिनल वोल्टेज इज सिंपली टर्मिनल voltage
terminal voltage V is that already we know कि ये टर्मिनल वोल्टेज हमेशा अक्रॉस द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है। मैं थोड़ा सा आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दूं कि एक्चुअली ये सब में जो कुछ हम लिख रहे हैं या फार्मूलाज हमें अप्लाई करना है वो क्या अप्लाई करना है और क्यों करना है। ये कंसेप्ट जो है ये हमें दिया है, मान लीजिए कि ये कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R है एंड इट इज कनेक्टेड विद द सेल ऑफ ईएमएफ, ये ईएमएफ है E। और डेफिनेटली एक चीज आपने पढ़ा है कि अगर कोई सेल है तो सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। और इलेक्ट्रोलाइट इज काइंड ऑफ कंडक्टर, जो केमिकल्स बैटरी या सेल के अंदर होते हैं ना, वही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट इज काइंड ऑफ कंडक्टर और हर कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है। और यहां उस रेसिस्टेंस को, मतलब जो सेल के अंदर केमिकल्स हैं उनका जो रेसिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ये यहां मैं छोटा सा रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है और ये करंट है, राइट। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा अक्रॉस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है। दिस इज V, राइट, दिस पार्ट इज V, हमेशा फिक्स्ड है। तो हमने बेसिक, ये कंसेप्ट है। अब बेसिक फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो करंट होता है वो करंट क्या होता है, ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू IR इन जनरल, ये ओम्स लॉ है। यहां से I चाहिए तो V बाई R होगा। लेकिन यहां दो रेसिस्टेंसेस हैं, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है और ये जो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो दोनों रेसिस्टेंसेस कैसे हैं, एक ही सीरीज, एक ही सर्किट में कनेक्टेड हैं, सो दे आर इन सीरीज। और अगर सीरीज में है तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल R प्लस R, राइट। मैं यहां अगर लिख दूं टोटल रेसिस्टेंस R टोटल, तो इट विल बी कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और ऑलरेडी यहां से हम देखें V इज इक्वल्स टू IR है, तो I चाहिए तो V बाई R, लेकिन यहाँ V के जगह टोटल EMF इज E बाई R टोटल, राइट। और R टोटल हमारा क्या है, R प्लस R। अब यही फॉर्मूला बन गया है और इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे और इस न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। तो कैसे हम अप्लाई करें, V इज इक्वल्स टू IR, ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो कैपिटल R चाहिए तो हम ये फॉर्मूला I वाला यूज कर लें, बिकॉज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। तो सिंस I इज इक्वल्स टू E बाई R प्लस R, सो I इज गिवन, कितना है I, 0.5, I is given as 0.5, E is given as 10 volt upon capital R is to be find out and small r is 3 ohm। स्मॉल r कितना है, 3 ohm। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये जो 0.5 है इट कैन बी रिटन एज 1/2, हमारा मैक्सिमम काम हो जाएगा। सो I will write 1/2 is equals to 10 by R plus 3, 10 by R plus 3, right। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, यहां देख लेते हैं। इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R plus 3, देखिए R plus 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो R plus 3 रहा, और 2 into 10 that is 20, तो R कितना हो गया, 20 minus 3, so R becomes 17 ohm। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मिल गया जो हमारा पहला पार्ट था। अब हम दूसरे पार्ट के लिए क्या करें, हमें क्या चाहिए, हमें सेकंड चाहिए V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमेशा अक्रॉस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मेजर होता है। तो V इज इक्वल्स टू हमें क्या यूज करना, I इंटू R। तो सेकेंड पार्ट के लिए सिंस V इज इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R
I is already given to us, it is 0.5, right? Into capital R is 17, as will multiply 17 का half कितना होता है, it is 8.5 volt, right? This is the final value of terminal potential difference या terminal potential या terminal voltage we can say. तो I hope ये भी सम आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, कोई डाउट अब नहीं होगा आपको इस सम में भी एंड इवन इन दिस कंसेप्ट आल्सो. सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम पे. नेक्स्ट सम that we will see. Next sum we have third sum. Three resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. कैसे हैं तीनों रेसिस्टेंसेस? सीरीज में है. What is the total resistance of the combination? इन कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस क्या है? अब मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम अगर बना दूं तो हमें ज्यादा आसानी से समझ में आएगा. तो देखते हैं, हमें ये दिया है कि तीन रेसिस्टेंसेस हैं R1, R2 and R3. All are connected in series. ये R1, R2, R3, क्योंकि यहाँ हमें बोला है कि R in series combination, right? और तो पहला तो पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा. तो R1 का वैल्यू 1 ओम है, R2 का वैल्यू 2 ओम है और R3 का वैल्यू 3 ओम है. अच्छा, अब अगर मैं इसके ए पार्ट के बारे में बात करूं तो हमें सीधा सीधा बोला है सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेसिस्टेंस क्या होगा. तो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि सिंस इन सीरीज रेसिस्टेंसेस का, इन सीरीज रेसिस्टेंसेस इन सीरीज या सीधा इन सीरीज, सीरीज में हमने पढ़ा है आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ये और भी हो सकता है लेकिन हमें सिर्फ तीन रेसिस्टेंसेस दिए हैं तो डायरेक्टली हम इनको ऐड करेंगे. ये हमारा फॉर्मूला हो गया. सो देयरफॉर RS इज इक्वल्स टू R1 कितना है 1 ओम प्लस R2 इज 2 ओम प्लस R3 इज 3 ओम, 3 2 5 एंड 1 6. तो RS का वैल्यू हमें मिल चुका 6 ओम, राइट? तो ए पार्ट हम सॉल्व कर चुके ऑलरेडी. अब बी पार्ट की बात करें. इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, ठीक है. अब ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ EMF ऑफ 12 वोल्ट. तो यहां जो EMF है वही हमारा पोटेंशियल होगा, ठीक है. तो ये हमें ऑलरेडी दिया है 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस. तो अगर इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, और अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो EMF विल बी सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस. तो हम E के जगह V भी लिख सकते हैं या V के जगह E लिख सकते हैं. दैट ऑलवेज वी हैव टू कीप इन माइंड. अगर इंटरनल रेसिस्टेंस आया तभी EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस होगा, मतलब दोनों अलग अलग होंगे. अगर नहीं आया, इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया, तो EMF विल बी सेम एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. E के जगह हम V लिख सकते हैं, V के जगह E लिख सकते हैं. तो यहाँ इंटरनल रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है, ठीक है. ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर. अब हम एक और कंसेप्ट पे आ जाएं. आपको पता है कि ये सीरीज में है, तो सीरीज में करंट जो है वो सब जगह सेम होता है. यहाँ भी करंट आई, यहाँ भी करंट आई, यहाँ भी करंट आई. लेकिन अब वही फिर से है, कंसेप्चुअल पार्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड होता है. तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ का V2 और यहाँ का V3, राइट. अब देखिए करंट सेम है सब जगह, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है. तो ये एक कंसेप्ट है कि इन सीरीज पोटेंशियल डिवाइड्स. दैट वी कैन राइट कि इन सीरीज, ये कंसेप्ट है, इन सीरीज
potential divides and current remains same. करंट रिमेन्स सेम. बस ये कंसेप्ट आपको पता रहे तो हम बड़े आसानी से इस सम को सॉल्व कर सकते हैं कि सीरीज में हमेशा. आगे भी याद रखिएगा, आप कैपेसिटर पढ़ोगे उसमें भी यही कंसेप्ट चाहिए कि उसमें चार्ज जो है सेम रहेगा और पोटेंशियल डिवाइड होगा. कब? इन सीरीज कॉम्बिनेशन. इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिवाइड्स एंड करंट रिमेन्स सेम. तो हमने पोटेंशियल डिवाइड कर दिया. अब ओम्स लॉ अप्लाई कर लें और ओम्स लॉ हमारा क्या है? V इज इक्वल्स टू I इंटू आर. तो अब हम देखें यहाँ पे हमें पूछा है कि ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इच रेसिस्टर. हर रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप. तो यहाँ हमने बताया ना कि अगर इंटरनल रेसिस्टेंस हमारा नेग्लिजिबल है तो V इज इक्वल्स टू E हो जाएगा. तो पोटेंशियल ड्रॉप हमें चाहिए, ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट, राइट. तो सिंस पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल्स टू IR होता है तो V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1. I1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि करंट रिमेन्स सेम. तो तीनों जगह करंट I हमने ले लिया है. सो V1 विल बी, यहीं पे कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. I कितना है? ऑलरेडी हमने निकाला है. I नहीं निकाला है, ठीक है. I नहीं निकाला है. अब पहले हम I निकाल लेते हैं, ठीक है. तो सिंस I इज इक्वल्स टू V बाई आर एस, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, नेट रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस, तो V हमें 12 वोल्ट है और RS कितना है? 6 है. तो 6 2 जा, तो ये आ गया I 2 एम्पियर आ गया. सो I बिकम्स 2 एम्पियर. अब हमें पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेसिस्टर निकालना है. तो सिंस V इज इक्वल्स टू IR, सो V1 विल बी I इंटू R1. अब I ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है 2 एम्पियर. R1 हमें पता है 1 ओम. सो I is 2, R1 is 1, so 2 वोल्ट, राइट. ये 2 वोल्ट आ गया. तो V1 हमें मिल गया 2 वोल्ट, राइट. अब देखें V2 क्या होगा? IR2, सो इट विल बी I वापस 2 है एंड R2 कितना है? 2 ओम है. सो 2 इंटू 2 दैट इज 4 वोल्ट, राइट. सो V2 हमें मिल चुका 4 वोल्ट. यस. एंड V3 की बात करें तो IR3, नाउ I is 2 एंड R3 कितना है? इट इज 3 ओम. सो 2 3 is 6 वोल्ट, राइट, which is V2 is equals to V3. V3 we are calculating. V3 is equals to 6 वोल्ट. अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि यहाँ टोटल कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट है. अब हमने यहाँ बोला कि पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो क्या वाकई डिवाइड होता है वो देखना है. तो V1 हमें मिल चुका 2 प्लस 4 प्लस 6, अगर करते तो वापस हमें कितना मिलता है? 12 वोल्ट मिलता है, विच इज द नेट पोटेंशियल. तो जो भी क्वेश्चन में पूछा है हमने इसको सॉल्व कर लिया. आई होप आप लोग को ये पार्ट एंटायरली समझ में आया. मुझे पता है कि क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इस बात की गारंटी 100% रहेगी कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सो हम अगले सम पे चलते हैं. नेक्स्ट सम वी हैव, ओके, 3 resistors 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel. तो मैं पैरेलल डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं कि 3 रेसिस्टेंसेस हैं हमारे पास, R1, ये R2 और ये R3.
ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। R1 है, मैं इनके वैल्यूज लिख देता हूं। R1 हमारा है 2 ओम, R2 है 4 ओम और R3 है 5 ओम, राइट, 5 ओम है ना R3, 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? ठीक है, तो A पार्ट में हमें निकालना है total resistance of the combination. तो R total, तो we know in parallel, parallel में क्या होगा, in parallel combination, since 1 upon Rp is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, तो ये वैल्यूज हमें, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। जब रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो आरपी क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, वो फाइंड आउट करना है। तो 1 अपॉन आरपी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 कितना है, 2 है, प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5। अभी इसको सॉल्व कर लें कि इनका वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू कितना आएगा, तो 2 4 इंटू, मतलब ओवरऑल एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, राइट। इसको हम सॉल्व कर लें, या हमारे पास एक और तरीका है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 1 अपॉन आरपी, स्मार्ट वर्क करना है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब हमें पता है कि इन तीनों का एलसीएम कितने आने वाला है, 20 आने वाला, तो हम डिनोमिनेटर 20 लेके आ जाएं। 20 लाना है तो 10 से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लीजिए, इसको 20 लाना है डिनोमिनेटर में तो 5 से करना पड़ेगा, और इसमें 20 लाना है तो 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, राइट। तो ये आ गया 10/20 प्लस 10/20 प्लस 5/20 प्लस 4/20 ओवरऑल। अब डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए तो न्यूमरेटर को आप ऐड कर लो, 20 प्लस 5 25 प्लस 4 29 राइट 5 हो गया, ये 10 हो गया, 20, ओके, राइट। सो 29/20, ये 1 अपॉन आरपी का वैल्यू है, ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप गलती बहुत ज्यादा करते हो। तो आरपी कितना हो गया, आरपी बिकम्स 20/29 ओम। दिस इज द रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, ओके। अब आगे बोला है कि इफ द कॉम्बिनेशन, ये ए पार्ट का काम हो गया हमारा, राइट। 2 4 5 है, 2 4 5, राइट, सबका एलसीएम 20 है। मैं वही कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ। सो 4 प्लस 5 9 हो गया, एंड 9 प्लस 10 19, सॉरी 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 20 19 हो गया ना, 19/20 हो गया, राइट। सो ये 20/19 आ जाएगा, 20/19, अंडरस्टूड। तो ये पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में बोला है बी पार्ट, हम यहाँ पे बी पार्ट मेंशन कर ले। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ दिया है बैटरी का 20 वोल्ट। नाउ दिस पार्ट इज कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ ईएमएफ एज 20 वोल्ट, ईएमएफ एंड वापस से नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस है तो मैं इसी को वी भी लिख देता हूँ, एंड ये है 20 वोल्ट, राइट। डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और आपको क्या पता है और क्या पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये बैटरी सोर्स है, यहाँ से करंट आएगा, और यहाँ तक तो करंट आई है, बट आई के पास अब यहाँ से 3 रास्ते हैं, देयर आर द 3 वेज, राइट। सो करंट विल डिवाइड, across this one it will be I1, across this one it is I2, across this one it is I3. So what you people have understood about this part कि in parallel
क्या होता है, करंट डिवाइड होता है और टर्मिनल्स देखिए, तीनों रेसिस्टेंसेस के जो टर्मिनल्स हैं, अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो ये टर्मिनल्स तीनों रेसिस्टेंसेस के लिए कॉमन है। ए के तीनों पॉइंट इस पे मिल रहे हैं और इधर के तीनों पॉइंट इस पे मिल रहे हैं, तो आई कैन से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो तीनों रेसिस्टेंस के लिए सेम होंगे। तो व्हाट आई कैन से, या जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि सीरीज में, सॉरी पैरेलल में करंट डिवाइड हुआ लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन में क्यों लिखूं, ठीक है चलेगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट divides and potential okay, potential remains same। ये हमारा कंसेप्ट हो गया, राइट। अब इसी का यूज हम लोग कर ले, तो हमें करंट फाइंड आउट करना है, रेसिस्टेंसेस पता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो सिंस अच्छा, करंट जो टोटल करंट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, या पोटेंशियल हम V इज इक्वल्स टू आई आर कर लें, बट I तो हमें चाहिए, तो I चाहिए, सिंस I इज इक्वल्स टू V बाई आर, राइट। तो नेट करंट जो टोटल करंट है वो V बाई आर पी हो जाएगा। सो I विल बी V बाई आर पी, हमें I1 चाहिए, तो V बाई R1 डायरेक्टली वी कैन राइट, राइट। पोटेंशियल तो सेम है ना सब जगह, हाँ, तो इसकी जरूरत नहीं है, टोटल करंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी कैन राइट सिंस V1, सिंस I1, I क्या होगा V बाई आर, I1 इज इक्वल्स टू V बाई R1, I2 इज इक्वल्स टू V बाई R2, I3 इज इक्वल्स टू V बाई R3, और पोटेंशियल सब जगह सेम है, तो V हमारा कितना है 20 है, सो 20 बाई R1 कितना है, R1 जो है वो 2 है, तो 20 बाई 2 इट इज 20 बाई 2 कितना आ जाएगा हमारा 10 एम्पियर। I2 20 बाई R2 4 है, तो 20 बाई 4 विल बी 5 एम्पियर, और I3 ये कितना होगा V बाई R3, तो V is 20 by R3 is 5, so it will be 4 ampere, right। अब अगर हम, ये तो सम हो गया क्योंकि जो हमें बोला है टोटल करंट, अच्छा लास्ट में पूछा है टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, हमारे पास दो तरीके हैं, टोटल करंट जो है वो कितना आ गया 10 + 5 + 4 19 एम्पियर, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर हम दूसरा वाला मेथड यूज कर लें, सिंस I इज इक्वल्स टू V बाई आर, राइट। तो R यहाँ इक्विवेलेंट, या इंस्टेड ऑफ इक्विवेलेंट हमने क्या निकाला RP निकाला है, राइट। तो I विल बी V कितना है 20 है, बाई RP कितना है, रेसिस्टेंस इन पैरेलल 20 बाई 19, सो 20 बाई 19, ये 20 से कैंसिल हो गया, ये रेसिप्रोकल है तो 19 आ गया, तो I बिकम्स 19 एम्पियर। अब दोनों मेथड से हमने देख लिया कि करंट वही आ रहा है, चाहे हम इन तीनों को ऐड करें या वहां से देख लें, ठीक है। तो ये भी सम आई होप आप लोग को समझ में आया, अगर आया तो हम लोग नेक्स्ट सम पे मूव कर सकते हैं। सो विल डू नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है हमारा, एट रूम टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस द रेसिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट, ये रूम टेम्परेचर दिया है, और हीटिंग एलिमेंट का रेसिस्टेंस ये R का वैल्यू है। What is the temperature of the element if the resistance is found to be, तो दो रेसिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है,
तो हम गिवन डेटा लिख देते हैं सबसे पहले. गिवन रेसिस्टेंस R1 इज हाउ मच 100 ओम एंड सेकेंड R2 हमें दिया है 117 ओम. टेम्परेचर T1 हमें दिया है कितना 27 डिग्री सेल्सियस. हमें इसको चाहिए तो हम केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट लेट अस लीव इट, कर देते हैं. सो बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर अस. तो 27 प्लस 2 73 नाउ इन टर्म्स ऑफ केल्विन. सो T1 वी गेट 300 केल्विन, राइट. T2 हमें फाइंड आउट करना है. आई होप सो. यस, गिवन दैट द कोएफिशिएंट, क्या पूछा, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, राइट. हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है, T2 फाइंड आउट करना है. और एक और टर्म दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ द रेसिस्टर. तो इट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टर दिया है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टर का वैल्यू कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस. दैट डज नॉट मैटर बिकॉज टेम्परेचर का टर्म वैसे भी कैंसिल होने वाला है. तो हमें पता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि किसी कंडक्टर को, कंसेप्ट सुन लीजिए, अगर किसी कंडक्टर को हम यूज करते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है. अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस. और वो इंक्रीज इन रेसिस्टेंस आपने पढ़ा है, इंक्रीज इन रेसिस्टेंस दैट इज RT माइनस R0. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल टेम्परेचर R0 के. एंड इट इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन वन मोर फैक्टर दैट इज राइज इन टेम्परेचर विच इज डेल्टा T, which is T2 minus T1. Like that way also we can write T2 minus T1 also, right. अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं ना, तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलता है, ऐसा फॉर्मेट का, ये वाला ही नहीं. हमें मिलता है RT माइनस R0, सॉरी, RT माइनस R0 is proportional to R0 into delta T. I will write T2 minus T1 को क्या लिख दें, डेल्टा T. मैं बीच बीच में कंसेप्ट आप लोग को इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोग को ये पार्ट फिर से रिवाइज हो जाए, राइट. कंसेप्ट क्लिक हो गया ना, तो न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो. और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो RT माइनस R0 is equals to alpha R0 into delta T, correct. Yes, this part we have, ये टर्म. तो यहां से आप सोचिए अगर हमें RT निकालना है, RT, तो RT क्या हो जाएगा, R0 को हम इधर भेज दें तो R0 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T. यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, बट यहाँ पे फाइनल रेसिस्टेंस इज R2 and initial is R1 instead of RT and R0. तो हम फार्मूला यूज कर लें और T2 का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें. तो सिंस आई विल राइट सिंस R2 is equals to R1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T. तो इंस्टेड ऑफ डेल्टा T हम T2 माइनस T1 बाद में लिख लेंगे, राइट. तो R2 हमें दिया है 117 is equals to R1 is 100 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा. अच्छा, अल्फा का भी वैल्यू डाल दे तो अल्फा कितना है 1.70 इंटू 10⁻⁴ इंटू डेल्टा T. थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा. ये 117 जो है अगर 100 से डिवाइड हो गया तो यहाँ बचा 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू डेल्टा T. अब देखें इसको 100 से अगर आप डिवाइड करते हो तो दिस विल बी 1.17, राइट. कितना हो जाएगा 1. चलिए मैं इस नीचे वाले पार्ट में करता हूँ, टेंशन नहीं रहेगा रब करने का. दिस पार्ट, हाँ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ. So this will be 1.17, right. 1.17 is equals to
1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू डेल्टा टी, राइट। अब ये 1 इधर लेके आएंगे तो ये 1.17 माइनस 1, दिस विल बी 0.17, so 0.17 is equals to 1.7 into 10⁻⁻⁴, यही बचेगा ना, इंटू डेल्टा टी। तो सॉरी 1.17 इज इक्वल्स टू, या मैं एक स्टेप और बढ़ा लूं, दिस इज इक्वल्स टू 1.17 माइनस 1। हमने क्या किया, इस 1 को इस साइड लेके आ गए। कैलकुलेशन देखिए हम कितना इजी बना सकते हैं, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मिंटू से आपके ऊपर। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना कैलकुलेशन आपका इजी होता चला जाएगा। सो दिस विल बी 0.17, ये हो गया, इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू डेल्टा टी। अब ये पार्ट आप नीचे लेके चले आओ, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन है, तो 0.17 अपॉन 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल्स टू डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा टी मिल गया। अब यहां से आप कैलकुलेशन करोगे आसानी से, जो आप कर सकते हो। तो व्हाट यू पीपल वांट, अगर मैं ही करना चाहूं, मुझे ही करना है तो भी चलेगा। अब आप देखो, ये 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये 1717, राइट। 10⁻⁴ ऊपर चला गया तो 1700 हो गया, अपॉन नीचे जो है वो हमारा 1.7 है, इज इक्वल्स टू डेल्टा टी इज T2 माइनस T1 हमने लिया था। डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1, तो T2 हमारा T2 है, माइनस T1 कितना है, 300 केल्विन है। बाद में हम वापस डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये 1.7 से इसको डिवाइड करेंगे, सो ये 1.7 1 और ये 10 टाइम्स चला गया और वापस 2 zeros, राइट। तो 1000 आ गया, तो T2 कितना आ गया, 1000 माइनस 300, सो इट विल बी 700 केल्विन, राइट। ये T2 हमें मिल चुका। अगर हमें इस केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है तो T2 इज इक्वल्स टू 700 माइनस 273, आप माइनस करके फाइनल आंसर निकाल लो। अब ये डिग्री सेल्सियस में आ गया, राइट। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है इसका। दिस इज द वे हाउ वी विल सॉल्व दिस सम। अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को आप शेयर करिए। तो आई होप ये सम आप लोग को पूरी तरह समझ में आया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम है, a negligibly small current is passes through a wire of length of wire is given to us and uniform cross sectional area। ठीक है, जो दो चीजें दी गई हैं पहले हम उसको लिख लें। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर गिवन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये पार्ट हमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ कंडक्टर L से रिप्रेजेंट करते, इट इज 15 मीटर, ठीक है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, राइट। एंड इट्स रेसिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी, रेसिस्टेंस दिया है, रेसिस्टेंस R is equals to 5 ohm. What is the resistivity of the material? हमें रेसिस्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी को, रेसिस्टिविटी जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज टू बी फाइंड आउट, ठीक है। तो आप फिर से एक कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट के बाद हम लोग वापस फार्मूले पे आ जाएंगे। डायरेक्ट फार्मूला आई कैन यूज, बट आई एम टेलिंग यू। आप देखिए, अगर कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ अगर हम L एज्यूम कर लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A एज्यूम कर लें, लेंथ L है,
तो जो इसके अंदर रेसिस्टेंस होगा, अच्छा रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर में क्यों होता है? जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कोलिजन होगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, सो दे विल अपोज देयर मोशन एंड दैट कॉजेज रेसिस्टेंस, उसके वजह से रेसिस्टेंस होता है। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा रेसिस्टेंस को उतना ज्यादा जाना पड़ेगा, तो कोलिजन ज्यादा होगा। अगर लेंथ कम होगा तो फटाक से इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। तो लेंथ बढ़ा तो कोलिजन ज्यादा हुआ तो रेसिस्टेंस ज्यादा हुआ। इसका मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेसिस्टेंस। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ पास हो सकते हैं बड़े आसानी से। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, राइट। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और जब हम देखिए न्यूमरेटर में रखना है या डिनोमिनेटर में, सिंपल सा लॉजिक है। तो R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो कोई कांस्टेंट लिखते हैं, यहाँ ये कांस्टेंट रो है और वही रो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मैं यहाँ लिख दूंगा कि सिंस R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, तो रो हमें फाइंड आउट करना है, तो रो क्या हो जाएगा आर ए बाई एल। नाउ एवरी टर्म्स आर गिवन टू अस, तो रो हमारा हो गया आर कितना है 5, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 6 इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन लेंथ इज 15, तो 5 3 जा 3 2 जा। तो रो जो हमें मिला फाइनली वो क्या मिला 2 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁷। अब यूनिट क्या होगा देखिए, रेसिस्टेंस ये एरिया है, रेसिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर मीटर एक कैंसिल हो गया तो ओम मीटर। ऐसे भी यूनिट हम आइडेंटिफाई करना सीखें, राइट। तो ये सम हमारा सॉल्व हो गया, दैट वाज टू बी फाइंड आउट एज, राइट, व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड रो इज द रेसिस्टिविटी, वो हम कैलकुलेट कर चुके। सो अब हम चलेंगे अगले सम पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अ सिल्वर वायर हैज अ रेसिस्टेंस, ये R1 दिया हमें। सो अगेन आई विल राइट गिवन रेसिस्टेंस R1 as 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius। तो टेम्परेचर इज गिवन 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड रेसिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम। ये दूसरा रेसिस्टेंस है R2 2.7 ओम, राइट। एट टेम्परेचर T2 का वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस, राइट, 100 डिग्री सेल्सियस। तो डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, बहुत सिंपल है। तो डेल्टा टी हमारा क्या हो गया 100 माइनस 27.5, ये आप निकाल लेंगे चूंकि हम एक इसी टाइप का सम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आप चाहिए तो एज अ होमवर्क ले लीजिए, ये दैट मच डिग्री सेल्सियस, ये हमारा डेल्टा टी हो गया। R1 R2 हमें पता है, हमें क्या निकालना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। ओके, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस वो हमें पता है सिंस रो इज इक्वल्स टू, सॉरी मैं डायरेक्ट फार्मूला रखता हूँ, सिंस R2 इज इक्वल्स टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, यही था फार्मूला हम लोग पीछे सब में यूज कर चुके हैं। तो R2 का वैल्यू दिया है 2.7, R1 का वैल्यू 2.1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा हमें फाइंड आउट करना और डेल्टा टी यहाँ से हम निकाल लेंगे, राइट। अब मैं डेल्टा टी रख रहा हूँ यहाँ पे एज इट इज। तो 2.7 अपॉन 2.1, 2.1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, राइट, अल्फा इंटू डेल्टा टी, एक्चुअली कर ही लेते हैं, ये 27
अगर माइनस हुआ, 28 अगर माइनस हुआ तो 100 माइनस 28 72 हो जाएगा, तो ये 72.5 आ जाएगा। सो इनटू 72.5, राइट। देखिए आई डोंट नो कि मुझे इसको डिग्री सेल्सियस में ही रखना चाहिए। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको हम अल्फा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस डाल देंगे, तो केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो हम एज इट इज रखते हैं, राइट। ये टर्म आ गया हमारा। तो ये 3 9 जा 3 7 जा, ये 9/7 आ गया। तो हम इसको 9/7 को भी डिवाइड कर दें, 7 1 जा 7, 2 9 2 9 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14 एंड 6 7 8 जा 56, राइट। 1.28 बस इसी पे छोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 72.5। तो आप देखिए ये 1 है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 0.28 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 72.5। सो अल्फा हमें चाहिए, तो अल्फा विल बी 0.28 अपॉन 72.5। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो पर डिग्री सेल्सियस आएगा, राइट। पर डिग्री सेल्सियस दैट यू हैव टू कैलकुलेट। आई होप ये भी सम आप लोग को प्रॉपरली समझ में आया। सो अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट सम पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। A heating element using nichrome connected at 230 volt supply draws an initial current। तो हमें पोटेंशियल दिया है और एक करंट दिया है। तो पोटेंशियल आई विल राइट गिवन पार्ट में, पोटेंशियल दिया है V is equals to 230 volt and draws a current of I1, I will write because दो करंट दिया है, तो 3.2 एम्पियर। दूसरा एक केस है कि पोटेंशियल वही है, V is equals to 230 volt और draws a current of 2.5, तो ये इसको मैं I2 ले लेता हूँ, 2.8 एम्पियर। What is the steady temperature of the heating element in the room temperature at room temperature हमें ये दिया है, तो ये T1 दिया है। क्या दिया है? T1 है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लूँ तो T1 विल बी 27 plus 273 in terms of Kelvin, so it will be 300 Kelvin, right? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, अच्छा अल्फा का वैल्यू दिया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, राइट। अल्फा का वैल्यू दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, ये वाला पर डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम केल्विन में कन्वर्ट करें या ना करें। सो अल्फा का वैल्यू अभी अगर हम देखें तो हमें जो स्टैंडर्ड फार्मूला था वो था, सिंस R2 is equals to R1 in bracket 1 plus alpha into delta t, ये भी पिछले सम जैसा ही है, बस ट्रिक पॉइंट यहाँ पे इतना है कि हमें R1 R2 नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, V I1 और V और I2। तो ऑफ कोर्स ओम्स लॉ हम अप्लाई कर लें कि V is equals to IR, so R is equals to V by I, right? Yes, यहाँ से R1 मिल जाएगा, तो दोनों पार्ट का यूज हम यहाँ कर ले, तो सिंस R1 is equals to V by I1 which is V is 230 by I1 is 3.2, तो R1 मैं आप एक्चुअली कैलकुलेट करके रखा हूँ बिकॉज इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, 71.88 ओम, ये R1 मिल चुका हमें। अब R2 हम यहाँ से निकाल लें, तो सिंस R2 is equals to V by I2 and V is 230 by I2 is 2.8, इसका भी वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखा है, इट इज 82.14, राइट। तो R2 मिल चुका दैट मच ओम, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से लिख दूँ R2 is equals to 82.14,
ओके ओम। तो R1 मिल चुका, R2 मिल चुका। अब आप क्या कर सकते हो, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, T2 फाइंड आउट करना है, राइट। T1 तो दिया है, T2 फाइंड आउट करना है, T2। तो हम डेल्टा टी वाला टर्म यूज कर लें अब यहीं से फॉर्मूले में, बाकी सब देखिए आपको R2 दिया, R1 दिया है, अल्फा दिया है, डेल्टा टी में से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा टी कैलकुलेट कर लें और फिर डेल्टा टी मिल जाएगा तो डेल्टा टी इज व्हाट, T2 माइनस T1, तो एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट। तो ये सब मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग फाइनल आंसर निकाल के कमेंट जरूर करिएगा कि जो टेक्स्ट बुक में आंसर है whether you match with that answer or not, so definitely you can do that। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, R1 R2 हम निकाल चुके, अल्फा दिया हुआ है, डेल्टा टी आप कैलकुलेट करोगे और डेल्टा टी कैलकुलेट करने के बाद आप फाइनल आंसर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। दैट डेल्टा टी, फाइनली डेल्टा टी विल बी T2 माइनस T1, और आपको एक टेम्परेचर T1 दिया है, T2 फाइंड आउट करना है, डेल्टा T2 यहाँ से मिल जाएगा। तो ये भी सम आप लोग कंप्लीट करिएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम वी हैव डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क सोन इज। अच्छा, ये सम थोड़ा लंबा होने वाला है, लेंदी होने वाला है, बिकॉज ये बेस्ड है किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। तो इस सम को हम लोग लास्टली कर लेते हैं, ये बहुत लेंदी टाइम, इसमें टाइम लंबा लगने वाला है बिकॉज हमें किरचॉफ्स, और ठीक है एनीवे जस्ट वी कैन डू, स्टार्ट करते हैं ना, क्या ही फर्क पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखिए, हमें इसमें किरचॉफ्स का रूल अप्लाई करना है बिकॉज हमें यहाँ क्या निकालना है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि आप ये देख रहे हैं एक नेटवर्क टाइप है ना, तो इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम अप्लाई कर लें। ये जो मेन सोर्स है वोल्टेज का, जहां वोल्टेज कितना दिया है 10 वोल्ट, अभी हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो यहां तक तो करंट आई है। अब यहां से करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आई विल से यहाँ करंट I1 है और यहाँ करंट जो है वो I2 है, राइट। अब यहां से करंट I1 तो यहां तक है, बट यहां से एक और करंट निकल गया और इसको मैं लेता हूं I3, राइट, इस करंट को I3 लेता हूं। तो ये पार्ट हो गया हमारा I1 माइनस I3। देखिए हम वेरिएबल्स बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, इसलिए तीन वेरिएबल, फिर भी तीन तो बड़ा हो गया एक वेरिएबल, बट स्टिल वी डोंट हैव ऑप्शन। तो ये I3 अगर आ गया, यहाँ से I1 आ रहा है, I1 में से ही I3 निकला, तो यहाँ करंट क्या हो गया, I1 माइनस I3। अब यहाँ देखिए I2 आ रहा है, यहाँ I3 आ रहा है, दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो जंक्शन लॉ अप्लाई कर लें। दोनों, बोथ द करंट रीचिंग एट द जंक्शन, तो हम उनको ऐड करने वाले हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ करंट क्या मिलेगा, I2 प्लस I3, राइट, I2 प्लस I3। अब देख लें I2 प्लस I3 और I1 माइनस I3, ये दोनों ऐड होंगे, I3 कैंसल, I1 प्लस I2 इज I, राइट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं I इज इक्वल्स टू, ये मैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहा हूँ या किरचॉफ्स करंट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू KCL बाई KCL, KCL से बाई KCL क्या मिलेगा हमें, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। और एक और चीज मिल रहा है कि I1 इज इक्वल्स टू, नहीं ठीक है, यही टर्म हमें मिला, करेक्ट। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। अब हम बात करें, लूप लॉ अप्लाई करें, दैट इज द सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग लूप ले लेते हैं, ये पॉइंट मान लो D है, राइट, इस पॉइंट को D नाम दे देते हैं। तो लूप ABDA, इन लूप ABDA, ABDA में
लूप लॉ अप्लाई करें और करंट का डायरेक्शन मैं ऐसा ले लेता हूँ, ये हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन ऑर्डर। तो यहाँ पे करंट इंटू रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो I1 इंटू 10, तो 10I1, 10I1, राइट। इस पार्ट में 5I3 प्लस 5I3, 5I3। अगर आप लोग को इसका साइन कन्वेंशन देखना है तो उसका वीडियो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है चैनल पे, दैट यू कैन रेफर फ्रॉम देयर। उसी के अकॉर्डिंग मैं प्लस और माइनस ले रहा हूँ कि जहाँ करंट और कैलकुलेशन ऑर्डर दोनों सेम है वहाँ मैं प्लस ले रहा हूँ और अपोजिट वाला माइनस ले रहा हूँ। तो यहाँ देख रहे करंट ऐसा है, इधर आ रहा है, और हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर ऐसा है, दोनों अपोजिट में है, तो माइनस कर लेते हैं। तो -5I2, -5I2 इक्वल्स टू 0। 0 क्यों? क्योंकि इसमें कोई ईएमएफ नहीं है, और ऑलरेडी आपने सेकेंड लॉ पढ़ा हुआ है कि समेशन ऑफ I इंटू आर इज इक्वल्स टू 0, राइट। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस, ये किरचॉफ सेकेंड लॉ है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, इसमें तीनों है, I1, I2, I3, राइट। तो इसको थोड़ा अगर मैं रीअरेंज करूं, 5 से डिवाइड कर दूं सबको, तो 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। दिस आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1, करेक्ट। याद रखिएगा, ये जितने इक्वेशंस हमें मिलेंगे उतना आसान हो जाएगा चीजें सॉल्व करने के लिए। एटलीस्ट 3 इक्वेशन हमें चाहिए। अब हम बात करें ये वाला लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी सी डी बी, और इसमें ज्यादातर करंट ऐसे डायरेक्शन में है तो मैं ये ऑर्डर ले लूंगा, राइट। इन लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी, राइट, या बी डी सी बी, इन लूप बी डी सी बी, बी सी डी बी, इस लूप में वापस हम अप्लाई करें तो ये जो करंट है और हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर दोनों सेम डायरेक्शन है, तो मैं प्लस ले लेता हूँ, हम माइनस लेके भी काम कर सकते हैं। तो 5 इंटू I3, राइट, 5I3। अब इस पार्ट में चले तो यहाँ रेसिस्टेंस 10 ओम है और करंट I2 प्लस I3 है, तो 10 प्लस 10 I2 प्लस I3। अब इस पार्ट को देखें तो यहाँ कैलकुलेशन ऑर्डर हमारा ऐसा, ये ऐसा है, तो हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो -5 I1 माइनस I3 इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो वापस 5 से सबको डिवाइड कर दें, तो हमें मिला I3 प्लस 2 I2 प्लस I3 माइनस 1 तो लिखते नहीं, तो I1 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। अब सारे करंट को एक साइड कर लें, या 2 का मल्टीप्लीकेशन है इसको कर लें, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, I3 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस I1 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। अब I1, I2, I3 को एक साथ कर लो, तो I1 का टर्म सिर्फ एक है, माइनस I1, सो माइनस I1, I2 का टर्म एक ही है, तो प्लस 2I2, और I3 के टर्म्स देखें, 1 2 3 और एक 4, तो प्लस 4I3 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन 2, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखें, अगर हमें क्या चाहिए, हमें कोई ना कोई टर्म कैंसिल होना चाहिए, इन दोनों को सॉल्व करके निकालें और एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है, राइट। फिलहाल तो हम 2 इक्वेशन से अपना काम नहीं निकाल सकते, तो एक लूप हमें और कंसीडर करना पड़ेगा, बट एक इक्वेशन हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि एक टर्म हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट। तो एक काम करता हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और इसके साथ ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा
-2i1 प्लस 4i2, हम 2 से सब में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, प्लस 8i3 इक्वल्स टू 0, और इसमें ऐड इसको कर रहे हैं 2i1 माइनस i2 प्लस i3, ऐड कर रहे हैं हम इसको इक्वेशन 1 को, राइट, इक्वल्स टू 0। ऐड करेंगे इन दोनों को तो हमें ये टर्म कैंसिल मिल गया, और 4 माइनस 1 कितना हो गया 3i2, और ये 8 प्लस 1 9i3 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, 3 से डिवाइड कर दें, सो ये इक्वेशन मिल गया हमें i2 प्लस 3i3 इक्वल्स टू 0, राइट। ये भी एक इक्वेशन मिल गया, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं, राइट। अब देखिए 3 वेरिएबल वाले हैं, अब i2 और i3 के टर्म में मिला, एक और अगर i2 i3 के टर्म में मिल जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक और लूप ले लेता हूं, इन लूप a b c e f, राइट, ये वाला, ये ऐसा, ये लूप, तो इन लूप कौन सा a b c e f a, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे वापस लाना है। मैं मेनली इक्वेशन सारे बना देता हूं, तो इस लूप में वापस हम अपना कैलकुलेशन ऑर्डर ऐसा ले लें, ऐसा, ये जो भी ऑर्डर हो, ठीक है, कौन सा है, ऐसे ऐसे जा रहा है तो क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में यहाँ पे हमारा करंट क्या है, यहाँ पे करंट है i2 इंटू 5, तो 5i2, राइट। इस पार्ट में वापस प्लस होगा तो 10i2 प्लस i3, प्लस 10i2 प्लस i3, और इस पार्ट में भी है, इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में है 10 ओम, तो यहां भी तो हम ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन करंट क्या I है, तो प्लस 10i1, बट इंस्टेड ऑफ 10i, बट i के जगह मैं i1 प्लस i2 लिख देता हूँ, i1 प्लस i2। अब ये डायरेक्ट लिखा मैंने, बिकॉज i क्या हमने लिखा है i1 प्लस i2, राइट। और हम ऐसे आ रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब आएंगे तो लोअर माइनस आ रहा है, हम नेगेटिव -10 लिखेंगे, -10 इज इक्वल्स टू 0, राइट, यस। अब सबको 5 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया i2 प्लस, मल्टीप्लाई करो 5 से, 5i2 प्लस 5i3, ये भी 5 से, प्लस 5i1 प्लस 5i2 इक्वल्स टू, डिवाइड किया 5 से तो 2 आया, अब उधर भेज दिया तो 2, ये टर्म हो गया, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो i1 का टर्म है यहाँ पे, राइट, 5 से हमने डिवाइड किया सबको, तो i2, हाँ इसमें दोनों है, i1 राइट, 5 से किया तो यहाँ 5 नहीं बचा, सॉरी, 5 से इसको डिवाइड किया तो i2 बचा, इसको 5 से किया तो 2 बचा ना, तो 2i2 आएगा, एक मिनट, 2i2, ये चेंज करना पड़ेगा हमें, 2i2, 5 से डिवाइड किया है ना तो 2 बचा, तो 2i2 प्लस 2i3 प्लस, ये भी 5 से डिवाइड किया तो 2i1 प्लस 2i2 प्लस 2i2, और ये -2 हो गया तो उसको उधर भेज दिया तो +2। हाँ, अब क्या करें हम लोग, सारे टर्म्स को i1 i2 i3 के टर्म्स को एक साइड कर ले। आई नो कि ये सम थोड़ा लेंदी है एक्चुअली, बट मेन पार्ट इज द इक्वेशन बनाना, अगर वो समझ गए आप तो एवरीथिंग विल बी इजी, राइट। सो i1 के टर्म्स देख लो आप, i1 क्या है हमारा 2i1, राइट, एक ही i1 है, तो 2i1
अब I2 कितने हैं, I2 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 2 + 2 4 + 1 तो 5I2 राइट, और I3 सिर्फ एक है तो +2I3 = 2 राइट, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके हमने I2 I3 के टर्म में एक टर्म निकाला है। अब इनका और इनका यूज कर लें, देखिए 2I1 वापस है ना, 2I1 तो I1 का टर्म वापस कैंसिल हो जाएगा जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो अब 4 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन 1 को, ये ध्यान रखिएगा। तो 2I1 - I2 + I3 राइट = 0। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका माइनस, सबका साइन चेंज हो जाएगा राइट। तो ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 + 1 6I2 और ये 2 - 1 तो +I3 एक ही बचा ना, तो +I3 = 2। तो एक इक्वेशन और मिल गया हमें I2 I3 के टर्म में राइट। अब ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 6 राइट, इन दोनों को साइमल्टेनियसली, मेरे पास जगह नहीं है। अब देखिए यहाँ I2 I3 का टर्म है, यहाँ भी I2 I3 का टर्म है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो आपको I2 मिल जाएगा, I3 मिल जाएगा। अगर I2 और I3 मिल गया तो उसको आप इस इक्वेशन में डाल दो या इस इक्वेशन में डाल दो, आपको I1 भी मिल जाएगा राइट। तो I1 I2 I3 यही तीनों हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ये फाइंड आउट करने के बाद सब में वैल्यूज बता देंगे। तो आई होप ये भी सम आप लोगों को समझ में आया। आधा तो मैंने कर दिया, आधा से ज्यादा। अब आगे का थोड़ा सा पार्ट है, आप लोग इसको सॉल्व करो और आंसर्स आप लोग बताओ कि आप लोग का भी आंसर आया या नहीं आया। तो प्लीज पिन इन द कमेंट। ओके, सो अब हम लोग चलेंगे अगले सम के ऊपर। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इन अ मीटर ब्रिज the balance point is found to be at 39.5 सेंटीमीटर from the end A। ये end A है, ठीक है, ये when the resistor Y is of 12.5 ohm, Y कहाँ रखा है, Y R और S रखा है, Y और X तो बोला नहीं है इसमें। डिटरमाइन द रेसिस्टेंस, ठीक है, व्हेन द रेसिस्टेंस Y is of 12.5, ठीक है, is found to be at from end A, ठीक है, when the resistor Y। अब प्रॉब्लम यही है इस क्वेश्चन को लेके मैं क्या करूं, अगर Y का टर्म दिया है बट वहां पे R और S यूज किया है तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। ओके, डिटरमाइन द रेसिस्टेंस ऑफ X व्हेन दे कंबाइन, ठीक है, इस सम को हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज सम करना तो बहुत आसान था। अच्छा, अगर मैं R और S के जगह X और Y ले लूँ तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, एक रिस्क उठा लेता हूँ मैं। आई डोंट नो कि है क्या एक्चुअली। तो यहाँ R के जगह मैं X ले लेता हूँ और S के जगह Y ले लेता हूँ, बिकॉज जैसा बोला है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या है सही। In a meter base, the balancing point is found to be 39.5 from left end, यहाँ से यहाँ तक ये बैलेंसिंग पॉइंट है, ठीक है, ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला हो गया। तो when the resistor Y is 12.5 ohm, right, Y is 12.5, तो आपको बैलेंसिंग कंडीशन में पता है कि X by Y is Lx upon Ly, लेंथ फ्रॉम X, और सॉरी Ly नहीं लिखते, ये 100 माइनस Lx होता है राइट। तो हम ये जो कंसेप्ट है बैलेंसिंग पॉइंट व्हीटस्टोन नेटवर्क का, वही हम यूज कर रहे हैं, दैट वी कैन फाइंड इट इजिली। तो अब हम क्या करें, अब हम अप्लाई करते हैं इसको। तो X
जो कि r है x बाई फर्स्ट पार्ट के लिए, सिंस x बाई y का वैल्यू हमें दिया है, y का वैल्यू 12.5 ओम है, 12.5 ओम इज इक्वल्स टू बैलेंसिंग लेंथ दिया है हमें 39.5 अपॉन 100 माइनस Lx है, तो 39.5, राइट। यस, तो इसको सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x विल बी, x क्या होगा, इधर जाएगा 39.5 अपॉन 100 माइनस 40, 60 आ जाएगा, तो 60.5, राइट। 60.5 इंटू 12.5, तो ये फाइनल कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा यहाँ से। दैट मच ओम हमें x का वैल्यू मिल गया। ये कंडीशन 1 हो गई। अब बोल रहा है कि डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ x एंड y आर इंटरचेंज, x एंड y आर इंटरचेंज। तो सिंपल सा टर्म है, हमने यहाँ क्या देखा था, x बाई वाई इज इक्वल्स टू Lx बाई 100 माइनस Lx था। अब y बाई x, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू दिया है ना ऑलरेडी 12.5। अब x बाई y था, अब यहाँ y रख दिया और यहाँ x रख दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो अब y बाई x इज इक्वल्स टू आ जाएगा ना। तो y का वैल्यू हमें y बाई x इन सेकेंड कंडीशन, y बाई x इज इक्वल्स टू Lx बाई 100 माइनस Lx, क्योंकि हमें Lx ही तो फाइंड आउट करना है, राइट। अब ये सेकेंड कंडीशन के लिए, तो y का वैल्यू 12.5 बाई x का वैल्यू जो यहाँ से निकालेंगे, राइट, उसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे, कैलकुलेशन यू पीपल हैव टू डू। तो ये x का जो भी वैल्यू आए, x का वैल्यू इज इक्वल्स टू Lx बाई 100 माइनस Lx, राइट। तो आप जो है x का ये वाला वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लीजिएगा। तो ओवरऑल जब, अब ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, तो आप Lx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके Lx का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग करिएगा और बताइएगा कि कैलकुलेशन पार्ट कैसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है कि what happens if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge। गैल्वेनोमीटर को जो यहाँ पे है उसको बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, यहाँ पे बैलेंस पॉइंट पे डाल देंगे तो गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन एट ऑल, दैट मच, बिकॉज आपको पता है मीटर ब्रिज एक्ट वर्क ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड, राइट। तो इट विल शो नल डिफ्लेक्शन, सिंपल सा चीज है, ठीक है। वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, नो, बिकॉज बैलेंसिंग पॉइंट रहेगा, गैल्वेनोमीटर विल शो नो करंट, राइट। तो ये आंसर हो गए। ये आप लोग जरूर कैलकुलेट करके मुझे मैसेज करिए, ये कमेंट करिएगा कि वेदर यू गेट द आंसर आर नॉट। सो अब हम लोग चलेंगे अगले सम पे। अगला सम जो है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged। ये याद रखना है, चार्ज कर रहे हैं हम लोग। तो गिवन पार्ट क्या क्या है, सबसे पहले हम उसको लिख लें। तो गिवन पार्ट में हमें दिया है वोल्टेज V इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट, EMF जो बैटरी का EMF है वो है 120 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r ये है 0.5 ओम, DC सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रेसिस्टर ऑफ 15.5, तो ये कैपिटल R है 15.5 ओम, राइट। What is the terminal voltage of the battery during charging? तो during charging एक उल्टा पार्ट होता है, ड्यूरिंग चार्जिंग जो फार्मूला होने वाला है हमारा, दैट इज V इज इक्वल्स टू EMF प्लस I इंटू R प्लस R, राइट। ये EMF तो ऑलरेडी बैटरी का है, बट
चार्ज कर रहे हैं हम उसको, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस हम दे रहे हैं, राइट, तभी तो वो चार्ज हो रहा है। तो आई आर प्लस हो जाता है, नहीं तो हमने बाकी क्या पढ़ा है, E इज इक्वल्स टू, डोंट बी कंफ्यूज, ये सिर्फ चार्जिंग के लिए केस लिखा है, नहीं तो E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर हमने पढ़ा है, या आई आर जो कि V है प्लस आई इंटू आर, या E इज इक्वल्स टू, ये तो कैपिटल V हो जाता है प्लस आई आर। तो आप क्या देख रहे हो, EMF इज इक्वल्स टू वोल्टेज प्लस पोटेंशियल ड्रॉप है, लेकिन चार्जिंग के केस में E प्लस V प्लस पोटेंशियल ड्रॉप है, राइट, यस। यहाँ V इज इक्वल्स टू लिखा हमने, E इज इक्वल्स टू नहीं लिखा है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज स्पेशल केस फॉर द चार्जिंग ऑफ द बैटरी, व्हाइल बैटरी गेट चार्ज, तो यही होता है उसमें, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन EMF, राइट। प्रेजेंट EMF से ज्यादा पोटेंशियल इसके अंदर जा रहा है, राइट, यूटिलाइज हो रहा है, सॉरी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, इट इज गिवन टू दैट, सो प्लस है। तो बस जो हमें अब निकालना है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, मतलब V चाहिए, I इंटू आर, ये चाहिए। तो एवरीथिंग इज गिवन टू अस, राइट। पहले तो हम I निकाल लें, फिर टर्मिनल वोल्टेज विल बी, यस। तो I तो हमें निकालना ही पड़ेगा, तो V हमें दिया है 8 वोल्ट इज इक्वल्स टू EMF 120 प्लस I फाइंड आउट करना है, R प्लस आर करना है, तो R प्लस आर हमारा 15.5 प्लस R इज 0.5, तो ये हो गया 16 हो गया, 16I 120 प्लस 16I इज इक्वल्स टू 8, राइट, यस, ये पार्ट हो गया। E माइनस V इज, राइट, I चाहिए हमें, राइट, E माइनस V, राइट, यहाँ पे माइनस आएगा, E माइनस दिस टर्म V इज इक्वल्स टू, क्योंकि अनदर वे नेगेटिव आएगा ये वैल्यू, तो 16I माइनस 16I इज इक्वल्स टू, सो 16I इधर गया तो 16I इज इक्वल्स टू 120 माइनस 8, राइट, सो 112 आ गया, सो 16I हो गया, सो I इज इक्वल्स टू 7 एम्पियर, ये हमें करंट मिल गया, ठीक है, 7 एम्पियर। तो हमें वही पूछा है, व्हाट इज द पर्पस, राइट। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो सिंस V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, I 7 मिल चुका है, एंड कैपिटल R जो है वो 15.5 है, तो 15.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 7 108, राइट, V वोल्ट, ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया या पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ओके। ड्यूरिंग चार्जिंग ये पोटेंशियल ज्यादा होता है, दैट वी हैव कैलकुलेट। अब हम लोग नेक्स्ट सम पे चलेंगे। तो नेक्स्ट सम वी हैव, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF, ये हमें EMF दिया है, एंड बैलेंसिंग पॉइंट ये लेंथ L1 है। तो गिवन पार्ट में हमें दो चीजें दिया है, E1 इज 1.25 वोल्ट एंड बैलेंसिंग लेंथ L1 इज 35 centimeter. If the cell is replaced by another cell and balance point shift to this, right? तो E2 हमें फाइंड आउट करना है और L2 दिया है 63 सेंटीमीटर, राइट। तो व्हाट इज द EMF ऑफ द सेकेंड सेल, E2 हमें फाइंड आउट करना है। अब पोटेंशियोमीटर के लिए ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि जो वोल्टेज या EMF ऑफ द सेल है, पहली चीज तो ये आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियोमीटर मेजर्स द EMF, वोल्ट मीटर मेजर्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बट पोटेंशियोमीटर मेजर्स द व्हाट, EMF। तो EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, सो E इज इक्वल्स टू K इंटू L,
सो आपने पढ़ा E1 इज इक्वल्स टू के इंटू L1 हो जाएगा, एंड E2 अगर चाहिए तो के इंटू L2 हो जाएगा। दोनों को हम डिवाइड कर लें, सो E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 है। ये जो कंसेप्ट आपने पोटेंशियोमीटर रिलेटेड पढ़ा है, वहां से हमने फार्मूला जनरेट कर लिया या फाइंड आउट कर लिया। तो सिंस E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2, सो E1 हमें ऑलरेडी पता 1.25 बाई E2 हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू L1 इज 35 बाई 63, तो 7 5 7 9 अब हम मल्टीप्लाई कर दें तो 5E2 आ गया, 5E2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5E2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1.25, सो E2 is equals to 9 into 1.25 by 5. Overall calculation आप कर लीजिए, that much bold, you will get the answer. Final answer आप कैलकुलेट करके वापस चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट सम वी हैव the number density of free electrons in a copper conductor estimated in example 3.1 is this, right? ये हमें क्या दिया है, 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, तो 1 अपॉन वॉल्यूम का टर्म है, ठीक है, 1 अपॉन वॉल्यूम। हाउ लॉन्ग डज द एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम, हाउ लॉन्ग डज मतलब टाइम हमें निकालना है, एन इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर, ये हमें लेंथ दिया है, राइट। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, एंड करंट आई दिया है। तो क्या क्या दिया है, L इज इक्वल्स टू लेंथ कितना है 3 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एंड कैरिंग करंट आई दिया है, इट इज 3 एम्पियर। और हमें एक चीज पता है, सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, हमें ये पता है करंट I इज इक्वल्स टू NEAVD, टर्म्स मस्ट बी क्लियर। I करंट है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यू मस्ट बी अवेयर विद। तो VD क्या होगा, I बाई NEA, राइट। ये टर्म हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। I दिया है, N दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो हम पहले तो यहां से VD निकाल लेते हैं। तो I दिया है 3 एम्पियर, I is given as 3 एम्पियर अपॉन N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें दिया है 8.5, आई होप सो इट इज द वॉल्यूम पर यस, इंटू 10⁻28 into E charge on electron is 1.6 into 10⁻⁻19 into area of cross section is 2 into 10⁻⁻6। ये पार्ट कैलकुलेशन आपको करना रहेगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको VD, जो भी आए वो VD मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में, और फिर हमें टाइम निकालना है। तो सिंस सेकंड पार्ट टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर है अपॉन स्पीड इज VD। तो लेंथ हमें दिया है 3 मीटर अपॉन VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो यहाँ से आएगा उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो टाइम इन सेकेंड मिल जाएगा। तो ये भी आंसर आप लोग इसका भी कैलकुलेट करिए एंड चेक करिए, मैच करिए, एंड आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को फाइनल आंसर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो ओके, आई हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट आल्सो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में जो भी हमने सम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बताए हैं, एवरीथिंग यू पीपल हैव अंडरस्टूड, और सब आपको बहुत आसान लगा। ऐसे और वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, और भी वीडियोस हम डालते रहेंगे चैप्टर वाइज एज वेल एज द न्यूमेरिकल्स आल्सो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।